आज हम लोग पवन के कार्य के बारे में बात करेंगे। पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप। पवन को इसको इंग्लिश में बोलते हैं एओलियन। एओलियन क्या है? एओलस है ग्रीक गॉड ऑफ विंड, हवा का देवता, इसीलिए इसको हम लोग एओलियन भी बोलते हैं। पवन से उत्पन्न होने वाले ये जो हैं कार्य। तो एओलियन किस तरह से ये काम करते हैं पवन? तो ये देखिए ये जो है कहाँ पर पवन ज़्यादा चलता है इसको याद रखिएगा। ये है मरुस्थलीय प्रदेश और तटवर्ती प्रदेश। ये याद रख, मरुस्थल और जो तटीय प्रदेशों में पवन क्यों ज़्यादा चलते हैं? क्योंकि वहाँ बाधाहीन वायु प्रवाह होता है और ये उष्ण और शुष्क वायु मिलते हैं, आर्द्रता कम होती है और तेज़ हवा बहती है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, इसीलिए हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है। अब देखिए बालू के कण कैसे बनते हैं। बालू के कण कैसे बनते हैं? जो मरुभूमि में आप जानते हैं जो शीत और ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाना, ज़्यादा शीत भी वहाँ पड़ता है, तो दिन रात के टेम्परेचर में बहुत यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है, तापांतर होता है। तो उससे क्या होता है, आपको यांत्रिक अपक्षय होता है पत्थरों का। तो चट्टान जो है विघटित हो जाते हैं और यहाँ वर्षा नहीं होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, चट्टान ढीली हो जाती है जब यांत्रिक अपक्षय होता है। तो दिन में टेम्परेचर पहुंच गया आपको 50-52 और रात में आपको 25 चला आया, तो इस तरह से 30 का गैप हो गया, 25 डिग्री का गैप हो गया। तो इससे क्या होता है, जो चट्टान में सिकुड़ेगी फैलेगी तो क्या होगा, इसमें अपक्षय होगा, तो चट्टान विघटन होगा। तो दैनिक तापांतर से ये विखंडन जो होता है, जितनी गति इसकी तीव्र होगी तो विघटन की गति तीव्र होगी और चट्टान ढीली होकर के ये क्या होती है, छोटे छोटे बालू कण में बदल जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। हम लोगों को याद रखना पड़ेगा जो आपको मरुस्थल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हम लोग के एशिया में क्या है, अरब मरुभूमि है, और फिर हम लोगों के भारत में क्या है, आपको थार का मरुभूमि राजस्थान में है। और ये याद रखिएगा कालाहारी कहाँ पर है आपको, वो भी आपको अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में। आटाकामा एक आपको है, ये दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा मरुभूमि। और फिर आपको बृहत्तम मरुभूमि सहारा में है, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ है। और एरिजोना जो है ये क्या है, आपको उत्तरी अमेरिका में है, ये भी याद रखिएगा। और फिर देखिए ये याद रखिए जो ये सब तो उष्ण माने आपको जो है गर्म मरुभूमि है, लेकिन आपको क्या होते हैं जो ठंडा मरुभूमि भी होता है। जैसे हम लोग के यहाँ लद्दाख है, या मान लीजिए गोबी मरुभूमि जो है एशिया का, वो ठंडी मरुभूमि है। तो और एक है तकला मकान, ये भी आपको जो है ठंडा मरुभूमि है। और हम लोगों के इंडिया में याद रखिएगा लद्दाख, यहाँ बारिश कम होती है, गाछ वृक्ष एकदम कम है, ये जो है शुष्क तो है लेकिन यहाँ ठंडा मरुभूमि है। तो ज़्यादातर मरुभूमियाँ कहाँ मिलती है आपको, किसी भी देश या महादेश के पश्चिमी साइड वेस्ट में, और जो अक्षांश है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में, यहीं पर तो गर्म प्रदेश मिलेंगे 00 से लेकर इधर और इधर। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही ज़्यादातर गर्म स्थल मिलेंगे, तो इस तरह मरुभूमि मिलते हैं। तो अब देखिए ये जो है एओलियन कार्य कैसे होता है, पवन के कार्य। पवन जो है क्या करते हैं, आपको जैसे नदी और हिमवाह जो आपको अपर्दित करती थी, इसके भी इस तरह के भाग हैं। जैसे अपवाहन करती है, ये हवा ही करती है अपवाहन माने क्या होता है, जैसे दैनिक तापांतर होता है और वर्षा पाला से विखंडित होकर चट्टान की परत को उड़ा करके ले जाना। तो ये जो है अपवाहन या डिफ्लेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका अक्षरिक अर्थ क्या है, आपको उड़ा कर ले जाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बालू है और यहाँ से आपको इसको उड़ा करके ले गई हवा, तेज़ हवा इसको उड़ा करके ले गई और वो बालू जो है कहीं दूसरे जगह जमा किया और वहाँ पर गड्ढा बन गया। तो ये किस कार्य, हवा का क्या कार्य है, ये अपवाहन।
अपवाहन माने डिफ्लेशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हवा है, यहाँ पर उड़ा कर ले जाएगी इसको। और फिर अपघर्षण भी होता है, जैसे वायु के साथ उड़ते हुए कण जो है चट्टान से टकराते, चट्टान को खुरचते हैं और उत्पाटन करते हैं। तो इसी तरह ये तो सभी में होता है अपघर्षण, नदी में भी, हिमबाह में भी। और शनि घर्षण भी हम लोग जानते हैं, जैसे वायु के साथ जो उड़ते हैं रेत कण वो आपस में भी टकराते हैं, तो आपस में टकराने को बोलते हैं शनि घर्षण या एट्रिशन। और अपघर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं एब्रेशन, जो आपस में टकरा कर रगड़ खाकर ये टूटते फूटते हैं। तो इस तरह से आपको इस 3 तरीके से ये भी क्या करते हैं, आपको इरोजन का काम या अपर्दन का काम पवन जो है ये 3 तरीके से करते हैं, इसको याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ कहाँ पर ये पवन चलता है ज़्यादा, और पवन का काम कहाँ कहाँ देखा जाता है, एरिड लैंड में, सेमी एरिड लैंड में और कोस्टल एरिया में। कहने का मतलब है जो मरुभूमि, एकदम शुष्क मरुभूमि में भी, थोड़ा सा आर्द्र मरुभूमि में भी जहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, डेजर्ट एरिया में जो सेमी डेजर्ट है वहाँ भी मिलता है ये। और कोस्टल एरिया में हम लोग देखते हैं बहुत तेज़ हवा चलती है, जैसे हम लोग ये पश्चिमी घाट में देखते हैं कोस्टल एरिया है। तो इस तरह से 3 तरीके से ये अपर्दन करती है। अब देखिए परिवहन कार्य किस तरह करती है, उसी तरह ठीक निलंबन, जैसे हवा में लटके हुए कण हवा के साथ चलते हैं। हवा में लटके हुए कण जो होते हैं, देखिएगा आप, धूल की हवा जो चलती है तो छोटी छोटी कण जो है वो हवा में लटके हुए रहते हैं। और लुढ़कना, वायु में क्या होता है, कुछ बालू जो है, बालू को धरती धरातल से लुढ़कते हुए भी ले जाती है, हवा जो है उसको लुढ़काते हुए ले जाती है, थोड़ा बड़ा कण होगा। और उत्परिवर्तन भी होता है, एक सॉल्टेशन, जो वायु जो है बालू के कणों को आगे पीछे धकेलते हुए चलती है, बालू के कणों को आगे पीछे धकेलते हुए चलती है। तो इस तरह परिवहन सामग्री क्या होता है, वायु की गति जितनी ज़्यादा होगी परिवहन सामग्री भी उतना ज़्यादा होगा उसमें। छोटा छोटा कण और उससे बड़ा कण, फिर आपको एकदम महीन बालू, ये भी इस तरह सारे को लेकर चलते हैं। तो जो छोटे छोटे एकदम महीन कण होंगे वो जो है निलंबन के रूप में रहते हैं, और बड़े कण को लुढ़कते हुए ले जाते हैं। इस तरह से आपको क्या करते हैं, परिवहन कार्य। और उसके बाद एक जगह जा कर के वो निक्षेप भी कर देते हैं, जैसे लोहेस का मैदान वगैरह बनाते हैं पवन जो है। तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे जो अपर्दन और निक्षेपण क्या क्या जो है आपको स्थल आकृति बनती है। तो अपर्दन से आप पहला देखिए, जो ये क्या होता है अपर्दन से पहला जो बनता है उसको बोलते हैं अपवाहन गर्त या डिफ्लेशन हॉलो या ब्लो आउट। ये गहरा एक जो है सो आपको माने ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको है इस तरह, ये बालू है इस तरह। अब यहाँ से जो है क्या किया, ये इस तरह उड़ा ले गया, यहाँ से बालू जो है उड़ करके कहीं दूसरे जगह ले गया, तो यहाँ एक गड्ढा सा बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, बात गर्त। तो बात गर्त या अपवाहन गर्त बोलते हैं। हवा यहाँ उड़ा कर ले जाती है और गड्ढा बनाती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की अपर्दन क्रिया से ये जो है बहुत गहराई तक चली जाती है, बहुत गहराई तक हो जाता है यहाँ। लेकिन इन क्षेत्रों में जो है भूमिगत जल होता ही नहीं है, बहुत जगह होता ही नहीं, बहुत नीचे होता है और बहुत गहराई में होता है। इसलिए आप जानिए कि यही कारण है कि सागर तल से नीचे तक गर्तों का निर्माण होता है, लेकिन ये जो है पानी नहीं निकलता है, वो गर्त ही रह जाता है, या पानी भी निकल सकता है इसमें। यदि पानी निकलेगा गहरा गर्त और भौम जल यदि उन्मुक्त हो गया तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको मरुद्यान बन जाएगा। वहाँ पर थोड़ा पानी भी निकलेगा और वहाँ पर आपको गाछ वृक्ष भी हो जाएंगे, आदमी के बस्ती भी होंगे। तो इस तरह जो है ओएसिस बोलते हैं, उस तरह जिसमें जल भरा रहता है आसपास, उसको ओएसिस बोलते हैं, मरुद्यान। लेकिन ये बात गर्त क्या है, इस तरह का जो है यहाँ से बालू या जो है जो भी बालू और ये उड़ा करके हवा जो है ले गई कहीं दूसरे जगह जमा की, तो यहाँ पर गड्ढा बन गया, वहाँ पर निक्षेप का टीला बन गया। इसी तरह वो निक्षेप का काम क्या है, यहाँ पर क्या है, बात गर्त क्या है, आपको ब्लो आउट एक अपर्दन से बनने वाली क्रिया है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पर ये जो है कालाहारी, सहारा, ये सब में आपको मिलता है। ये सहारा, कालाहारी, गोबी, यूएसए के शुष्क भाग में इस तरह बात गर्त देखा जाता है। आप इसको याद रखिएगा कि राजस्थान में इस तरह जो बात गर्त है इसको बोला जाता है क्या, धांध। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में
इस तरह ब्लो आउट को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलिएगा, धांध। अब देखिए दूसरा आपको जो अपर्दन जनित जो है जो आपको निर्मित स्थल है उसको बोलते हैं गौर या छत्रक शिला, गौर या मशरूम रॉक। हाँ, मशरूम रॉक या छत्रक शिला। अब देखिए ये छत्रक शिला कैसे बनता है, जैसे ये पवन भूमि से जो है 1-2 मीटर तक या 3 से 6 फीट या 10-15 फीट भी आप बोल सकते हो, वहाँ तक आपको जो है इस हवा में क्या है, धूल कण और तरह तरह के कण रहते हैं, तो वो ज़्यादा अपरदित करते हैं नीचे के भाग को। नीचे का ही भाग जो है ज़्यादा घनत्व वाली हवा होती है, तो नीचे का भाग जो है, देखिए ये छत्रक शिला एक तरह से, यहाँ ऊपर में एक कठोर चट्टान है और यहाँ पर क्या था जो इसको अपरदित कर दिया, कहा नीचे में तो ज़्यादा आपको जो हवा में घनत्व और इसमें जो है छोटे छोटे कण हैं, बालू हैं, ये सब इसको अपरदित कर दिया है और यहाँ पर इसको अपरदित नहीं कर पाया। तो इस तरह छत्रक शिला मशरूम रॉक के तरह लगता है ये देखने में, तो ये जो है अधिक कटाव करती है नीचे में। तो इस तरह धरातल के निकट बड़े बड़े कण जो रगड़ रगड़ कर इसका जो है क्या करता है, इस तरह का लंबे समय बाद इस तरह का आकृति बन जाता है, इसको जो है अपरदित कर दिया। तो इसको याद रखिएगा, जो चट्टानें अपरदित होकर कट करके ये मशरूम रॉक छाता के आकार का ये जो है बनाता है। अफ्रीका में इसको गारा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, गारा कहा जाता है। ऊपर का प्रशस्त भाग जो है खुरदरा होता है और नीचे का भाग जो है पतला और चिकना होता है। क्यों बोलिए, जो यहाँ पर जो हवा जो है इसको रोज रोज जो है सो इसको रगड़ रही है, तो इसको चिकना बना देता है। तो इस तरह से नीचे का अंश जो है पतला और चिकना होता है, ऊपर का भाग क्या होता है, आपको प्रशस्त होता है। तो ये क्या हो गया, आपको एक छत्रक शिला, मशरूम के रॉक के कुकुरमुत्ता की तरह देखने में लगता है। अच्छा, इस तरह थर्ड जो है आपको क्या है, ज्यूगेन। ज्यूगेन जो है बनता है शुष्क प्रदेशों में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। शुष्क प्रदेशों में जब कठोर और मुलायम चट्टानों की संरचना क्षैतिज अवस्था में होती है। अब देखिए क्षैतिज अवस्था में क्या, यहाँ पर जैसे ऐसे है और यहाँ पर नीचे में आपको क्या है, ये कोई आपको मुलायम शिला है। तो एक है कठोर शिला, एक है क्या, मुलायम शिला। अब देखिए यहाँ पोरस होता है, कठोर शिला या कोई भी शिला में तो पोरस होता है। तो पोरस हम लोग जानते हैं उसमें छिद्र होता है, तो उसमें से मान लीजिए हवा होकर क्या होगी, इस तरह से ये इसको तो कम काटेगी, ये जो है जो आपको कड़ा चट्टान है इसको, कठोर चट्टान को कम काटेगी इस तरह से थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको ज़्यादा काटेगी। यहाँ कोमल चट्टान है, चूँकि ये कोमल चट्टान है, ये कोमल चट्टान है, तो इसको ज़्यादा काटेगी, उल्टे दबात की तरह जो है ये लगता है इस तरह। तो यहाँ से ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यूगेन, जो क्षैतिज अवस्था में रहेगी। ये कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान क्षैतिज अवस्था में रहेगी, ये रहना जरूरी है। तो कठोर चट्टानों में क्या था, संधि या पोरस बोलते हैं इसको, तो इसी यहीं से आपको धीरे धीरे ये जो है काटेगी और कोमल चट्टान को ज़्यादा जो है ये अपरदित करेगी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मैंने बड़ा हो जाता है, यहाँ का कम होता है। तो इस तरह ये जो अपघर्षण की क्रिया, ये जो चौड़े हो जाते हैं यहाँ, थोड़े समय बाद नीचे स्थित जो है मुलायम चट्टान इसमें तेज़ी से कटाव होने लगता है, और कोमल चट्टान हम लोग जानते हैं जो तेज़ी से कटाव होता है, और कठोर चट्टान जो है उसमें जो है कम कटाव होता है। तो कठोर चट्टान ये कैसा लगता है, दबात के ढक्कन की तरह आकृति लिए, इस सहारा मरुस्थल में इसको ज्यूगेन बोलते हैं। इस तरह का जो है ये कम ऊंचा होता है, 3 से 30 मीटर इस तरह कम ऊंचा होता है। लेकिन यारडांग भी एक तरह का होता है, लेकिन यारडांग ज़्यादा आपको जो है ऊंचा होता है। यहाँ भी कठोर और मुलायम चट्टान होती है, लेकिन लंबत संरचना होती है। लंबत संरचना का मतलब इस तरह है और यहाँ पर आपको मुलायम है, तो ये तो खड़ी रह गई और मुलायम जो है सो यहाँ अपरदित हो गया, फिर इस तरह है, फिर इस तरह है। तो ये जो है इस तरह ये कठोर है और यहाँ पर क्या है आपको मुलायम है। तो कठोर मुलायम में इस तरह नाली के रूप में ये संरचना बनेगी। कठोर को तो नहीं हवा जो है उड़ा ले जाएगी, लेकिन ये जो मुलायम को उड़ा ले गई। तो इस तरह लंबत आपको होना चाहिए। यारडांग में जब कठोर और मुलायम चट्टानें लंबत संरचना में पाई जाती है, तो वायु के अपघर्षण द्वारा मुलायम चट्टान को क्या करता है, काट देता है इसको, ये कटती जाती है, और कठोर चट्टानों के ऊपरी भाग नुकीले हो जाते हैं, और ये जो है यारडांग का सृष्टि करता है। ये दीर्घ नाला के तरह या आल जो होता है,
या प्राचीर दीवार की तरह। आल देखे होंगे, आलू के मैदान में जो आल होता है उसी तरह का ये लगता है, इस तरह यहाँ बीच में ये नाली तरह, ये भी नाली हो गया और ये जो है इंटैक्ट रहता है। तो इस तरह जो है इसका क्या होता है, यारडांग का विकास पवन की दिशा के समांतर होता है। चिली के आटाकामा और सऊदी अरब के मरुभूमि में यारडांग बहुत मिलता है, दिखाई पड़ता है, सहारा में भी मिलता है। तो ये ज़्यादा ऊंचा होता है, 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचा, ये 3 मीटर होता है। ये जुगेन थोड़ा कम होता है। ऊपर का भाग समतल टेबल की तरह होता है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी में भी ये दिखाई पड़ता है। ये दोनों स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, जुगेन और यारडांग। तो यारडांग में क्या होगा आपको, जब कठोर और मुलायम चट्टान लंबवत रहेगी, ये याद रखिएगा, और यहाँ क्षैतिज रहेगी। ये दबात की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, किसका, जुगेन का। जुगेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दबात के तरह, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नाली के तरह, आलू के नाली या इस तरह नाली के तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखें। फिर है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, ये जो है एक तरह का मरुस्थलीय प्रदेश में जब कठोर चट्टानें अपघर्षण के बाद भी गुंबद के रूप में खड़ी रहती है और रेत के समुद्र में ये द्वीप के भांति दिखाई पड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इस तरह, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे ऐसे इस तरह से है। तो यहाँ पर ये कठोर चट्टान है, मान लीजिए ये क्या है आपको, मुलायम चट्टान, ये फिर कठोर चट्टान, ये फिर कठोर चट्टान, इधर मुलायम चट्टान। अब क्या होगा, जो मुलायम चट्टान को ये हवा जो है आस्ते आस्ते उड़ा ले जाएगी। तो इस तरह से ये उड़ा करके ले गई, और इसका जो है इसको जो है काट करके इसको उड़ा करके अपर्दन करके ले गई। अब जो है इस तरह का संरक्षण आपको संरचना बना, क्या इस तरह लगता है कोई द्वीप खड़ा है, जिस तरह पानी में द्वीप होता है उसी तरह इसको ये भी इंसेलबर्ग बोलते हैं इसको। इस तरह द्वीप का है कि ये मुलायम चट्टान जो है यहाँ से अपर्दित हो गई, उसको उड़ा करके कहीं ले गई। तो इस तरह से जब कठोर चट्टान अपघर्षण के बाद भी गुंबद के रूप में खड़ी रहती है और रेत के समुद्र में ये द्वीप की भांति लगते हैं। जैसे यहाँ पर किस तरह का चट्टान रहेगा, ग्रेनाइट या नीस। ग्रेनाइट और नीस हम लोग जानते हैं जो कठोर चट्टान होती है ना, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ये, तो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें यहाँ होती है। और दक्षिण अफ्रीका के सहारा में ये पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की 3 बहनें, 3 सिस्टर्स, ये भी एक इंसेलबर्ग का उदाहरण है। कालाहारी और ऑस्ट्रेलिया के मरुभूमि में भी ये इंसेलबर्ग बनता है। ये द्वीप के तरह लगता है देखने में। तो इस तरह ये 5 स्ट्रक्चर हुए आपके, जो वायु के एओलियन उससे के अपर्दन से बनता है, वायु के अपर्दन से, विंड के अपर्दन से बनता है। अब निक्षेप से क्या बनता है, निक्षेप में इसको लेकर के कहीं जमा करना। निक्षेप से क्या मिलता है, बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स। शुष्क प्रदेशों में जब वायु के जमाव से महत्वपूर्ण आकृति, जब रेत एवं धूल का वहन करती वायु के मार्ग में जब कोई बाधा होता है, कहने का मतलब है, इसको याद रखिएगा, जब निक्षेप कब होता है, जब पवन की गति भी थोड़ा कम हो जाएगा और मार्ग में रुकावट आएगा। कोई मार्ग में कोई रुकावट यदि आ जाए, हवा के मार्ग में जब कोई रुकावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जब निक्षेप होगा तो एक रुकावट आएगी, और मार्ग में रुकावट, जिस ओर पवन चलता उस ओर उसका ढाल मंद और विपरीत ढाल खड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो रुकावट में रुकावट आती है जो पवन के दिशा में, पवन जिधर बहा कर ले जा रही है, तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है। कहीं ना कहीं रुकावट आ गया, कोई पहाड़, कुछ भी, कोई भी चीज़ रुकावट आ सकती है, तो उससे बनता है ये। तो वहीं पर ये क्या करेगा, रुकावट के पास अपना मलबा जो है निक्षेप करने लगेगा। तो कोई बाधा उपस्थित होती है, वायु जो ले जा रहा है छोटे छोटे कण वगैरह को, तो वायु माने कोई बाधा उपस्थित होती है, वायु अपने साथ उड़ा कर लाए मलबे का निक्षेप करने लगती है। और निक्षेप कैसा आता है, छोटी कटक या छोटी पहाड़ियों के रूप में हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, बालू का टीला, जो धीरे धीरे पवन की प्रवाह की दिशा में आगे खिसकता रहता है। यह भी 2 तरह का होता है। ये बरखान एक याद रखिएगा, बरखान, ये देखिए बरखान है, ये बरखान है। बरखान क्या होता है, जैसे वायु की गति देखिए इधर से है, तो वायु की गति के तरफ इसका ये होगा, इस तरह का ढाल। तो यहाँ कैसे होता है, बरखान कैसे बनता है, ये अर्धचंद्राकार, देखिए ये अर्धचंद्राकार एक तरह का बालू का स्तूप है। वायु की दिशा में आगे बढ़ते रहता है ये, और इसका पवन उन्मुखी ढाल जो भाग होता है पवन के तरफ, वो कैसा होगा आपको,
उत्तल ढाल, और पवन जो है विमुखी ढाल जो है वो अवतल ढाल होगा, और मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं गासी। इसको याद रखिएगा। पवन उन्मुखी जो जिस तरह से पवन चल रही है, देखिए पवन की गति, वायु की गति इस तरफ है, तो इसका ये ढाल भी इस तरफ है। तो वायु प्रवाह की गति इस तरफ है, तो ये भी इस तरफ बनेगा। तो ये उत्तल ढाल, पवन उन्मुखी भाग जो है उत्तल ढाल, और पवन विमुखी ढाल अवतल ढाल बनेगा। तो इस तरह से 120 मीटर तक ऊंचा होता है, 3 किलोमीटर लंबा तक भी हो सकता है। हवा की दिशा बदलने पर ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते। टर्की और सहारा में आपको बरखान मिलता है। बरखान एक जगह पर नहीं रहता, फिर हवा का रुख यदि बदल गया तो दूसरे तरफ बन गया। तो इस तरह से ये बदलते रहता है, ये जो है बरखान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बरखान बोलते हैं। ये बरखान याद रखिएगा, बरखान बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर होता है एक और भी, ये जो बालू का स्तूप, उसको बोलते हैं हम लोग सीप। सीप किसको बोलते हैं? सीप भी बरखान की तरह होता है, लेकिन बालू का स्तूप में एक ही भुजा होती है, ये 2 भुजा नहीं होती है। ऊंचाई जो है अधिक और लंबाई में मिलते हैं। ऐसे पवनों की दिशा परिवर्तन से होता है। सीप का अरबी शब्द का मतलब होता है तलवार, और वायु गति के प्रवाह के साथ ये समांतर जो है बालू का स्तूप बनाती है। समांतर बालू का स्तूप, उसको क्या बोलते हैं? सीप। तो सीप भी बरखान की तरह होता है, लेकिन एक ही भुजा होती है, और ऊंचाई अधिक होती है, और ये लंबाई में मिलते हैं, और ये वायु गति प्रवाह के साथ समांतर बालू का स्तूप बनाती है, समांतर बनाती है बालू का स्तूप। और बरखान में आपको बताया ये अर्धचंद्राकार, यही डिफरेंस है इस दोनों में। तो ये अर्धचंद्राकार होगा, और इसका उत्तल ढाल आपको जो है, इसका पवन उन्मुखी भाग जो होगा उत्तल ढाल, और पवन विमुखी ढाल जो होगा वो क्या होगा? अवतल ढाल। इसको याद रखिएगा। और तीसरा जो है निक्षेप से बनने का है, उसको बोलते हैं लोएस का मैदान, या लोएस का जमाव जो होता है, लोएस मिट्टी, तो लोएस का मैदान बोलते हैं। वायु जब मरुस्थलीय सीमा के बाहर अपने साथ उड़ाकर लाए महीन बालू और मिट्टी का जमाव करती है। महीन बालू और मिट्टी, बहुत उपजाऊ जमीन होता है, तो महीन बालू और मिट्टी का जहाँ जमाव करती है, और वायु के निक्षेपण द्वारा बड़े मैदानी भाग बनते हैं, भाग का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं लोएस का मैदान। हम लोग जानते हैं यह भूभाग बहुत उपजाऊ होता है, और ढीली होने के कारण नदियाँ इसे आसानी से काट भी देती है, और फिर जो है सो उसका परत इस तरह से आते रहता है। जैसे यहाँ लोएस का निक्षेप कहाँ होता है? उत्तरी चीन में। उत्तरी चीन में लोएस का मैदान पाया जाता है, जो अत्यधिक क्या होता है आपको? उपजाऊ होता है। तो ये भी निक्षेप का मैदान है। तो निक्षेप का मैदान जो है आपको लोएस का मैदान हुआ, और बरखान और सीप, ये 3 जो है स्थलाकृति निक्षेप से बनते, पवन के निक्षेप से बनती है। तो हम लोग देखें अपर्दन से बनने वाली और निक्षेप से बनने वाली। और हवा कहाँ कहाँ काम करता है? हवा हम लोग का मेनली काम करता है कहाँ पर? आपको मरुस्थल में, और सेमी एरिड जगह में भी, और आपको जो है तटीय प्रदेश में, यहाँ काम करती है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये सब स्थलाकृति के बारे में पढ़े, और पवन के द्वारा बनाए गए इस स्थल रूप, अपर्दन के द्वारा और निक्षेप के द्वारा।